नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। 10 फरवरी 2018 की सुबह जब पूरा पाकिस्तान गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब इस्लामाबाद स्थित आईएसआई हेडक्वार्टर्स के कमरे में कुछ गहमा-गहमी मची हुई थी। तीनों खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच गए जनाब। इंशाल्लाह मैच अपने टाइम पर ही शुरू होगा। मौसम भी काफी साजगार है। अपने फोन पर यह मैसेज मिलते ही इस कमरे में मौजूद एक आईएसआई ऑफिसर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। भारत और भारतीयों के प्रति अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ घृणा रखने वाला आईएसआई का एक अत्यंत शातिर ब्रिगेडियर, जो आज तक न जाने कितने भारतीय फौजियों और मासूम सिविलियंस को ऊपर भिजवा चुका था। हाँ ठीक है, टॉस होते ही मुझे कॉल करें। ये कहने के बाद अब थोड़ा शांत लग रहा ब्रिगेडियर आमिर हमजा अपने ऑफिस की खिड़की खोलता है और अपनी जेब से मालबोरो की एक सिगरेट निकाल राहत के लंबे लंबे दम भरना शुरू कर देता है। आईएसआई हेडक्वार्टर्स में हमजा को आई उस कॉल के कोई 1 घंटे बाद सर से पैर तक हथियारों से लदे जेईएम के 3 आतंकी जम्मू यूनिवर्सिटी से 6 किलोमीटर दूर एक जगह पर प्रकट होते हैं और स्थानीय एसेट्स की सहायता से किसी तरह जम्मू स्थित सुंजवान आर्मी कैंप के अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं। 36 ब्रिगेड के इस कैंप के अंदर घुसते ही आतंकी अपनी अपनी AK-47 राइफल्स को कॉक करते हैं और दबे पांव रेडी टू फायर पोजीशन में कैंप के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, जहां 36 ब्रिगेड के निहत्थे भारतीय फौजी अपने परिवारों के साथ गहरी नींद सो रहे थे। इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर घुसते ही आतंकी घरों के दरवाजों पर अपनी अपनी राइफल्स तान अंधाधुंध फायरिंग ओपन कर देते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेईएम के ये हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स खिड़कियों को तोड़ क्वार्टर्स के अंदर ग्रेनेड्स फेंकना भी शुरू कर देते हैं। इन धमाकों और फायरिंग की आवाज सुन नींद में डूबे भारतीय फौजी एक दूसरे के परिवारों को सुरक्षित कवर देने का प्रयास करने लगते हैं। रात के अंधेरे में किए गए इस अत्यंत कायरतापूर्ण हमले में 4 भारतीय फौजी मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फौजियों के परिवार से कुल 10 लोग घायल भी होते हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। आतंकियों द्वारा पहली गोली चलाए जाने के ठीक 10 मिनट बाद 36 बटालियन के QRTs रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लेती हैं और इसके ठीक 5 मिनट बाद पैराएसएफ की टीम्स इन क्वार्टर्स के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। लेकिन भारतीय ट्रूप्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आर्मी बेस के अंदर कुल 150 बिल्डिंग्स बनी हुई थीं और बेस के अंदर बने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों क्वार्टर्स थे। 15 मिनट पहले इन घरों में घुसे वो 3 आतंकी इस समय तक इनमें से किसी भी घर के अंदर हो सकते थे। हेलो जनाब, वो भारत की 3-4 विकेटें गिरने की खबर है। उनके खिलाड़ियों ने फील्डिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी लगा दी। बाकी तफसीलियात तो अब कल तक ही पता चल पाएंगी जनाब। जम्मू में मौजूद अपने एसेट से युसून हमजा अपनी मेज के ऊपर मुक्के मारने लगता है। निकम्मे है हमारे खिलाड़ी। इतनी ट्रेनिंग देके भेजा था, फिर भी अभी तक 3-4 विकेटें गिरा पाए हैं। उनके बैट्समैनों के पास तो बैट बॉल भी नहीं थे। पता है इस मैच के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है? ऊपर क्या जवाब दूंगा मैं? ये कहते हुए हमजा गुस्से में फोन काट देता है और फिर एक दूसरी सिक्योर लाइन से आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को फोन लगाता है। मुबारक हो जनाब, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। 4 भारतीय फौजी जैनुम पहुंच गए हैं जनाब और हमारे मुजाहिदीन अभी भी पूरी बहादुरी से लड़ रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए जनाब, अभी तो भारत के कम से कम 10-12 फौजी और मारे जाएंगे। 10 फरवरी को सुबह के लगभग 4:30 बजे भारतीय फौज और एलईडी के बीच शुरू हुआ एनकाउंटर पूरे 24 घंटों तक चलता है और अगले दिन की सुबह जब गोलियों का शोर शांत पड़ता है, तब तक 6 फौजियों समेत कुल 7 लोग मृत्यु का दामन थाम चुके होते हैं। 11 फरवरी का सूरज निकलने से पहले तीनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाता है। पाकिस्तान से आए जेईएम के 3 आतंकी, जिनकी पहचान करीम मुश्ताक, मोहम्मद खालिद खान और मोहम्मद आदिल के रूप में की जाती है। इस समय भारत की रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण घायल हुए बच्चों और औरतों से मिलने जम्मू स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल का दौरा करती हैं और इस दौरे के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। Definitely evidences will be given as always to Pakistan.
And yes, Pakistan, in spite of us giving dossiers after dossiers, has not taken any action. Pakistan will pay for this misadventure. आने वाले कुछ दिनों के दौरान RNDW से मिली इंटेलिजेंस और NIA और J&K पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि कैंप के अंदर पहुंचने में तीनों आतंकियों को जम्मू के स्थानीय निवासियों से सहायता मिली थी। स्थानीय निवासी जो सुंजवान कैंप के पास स्थित रोंगिया बस्ती के रहने वाले थे। RNDW द्वारा PMO को भेजी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सुंजवान हमले के लिए 3 लोगों को मास्टरमाइंड ठहराया जाता है, जिनमें सबसे ऊपर था ISI का ब्रिगेडियर आमिर हमजा, दूसरे नंबर पर LET का कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद और तीसरे स्थान पर JEM का कमांडर मुफ्ती वकास था। कश्मीर से छिपकर ऑपरेट करने वाले मुफ्ती वकास को भारतीय फौज के लिए छोड़ RNDW बाकी दोनों मास्टरमाइंड्स की कुंडली तैयार करने में लग जाती है। निहत्थे भारतीय फौजियों और उनके मासूम परिवार वालों का खून बहा पाकिस्तान में ऐश कर रहे भेड़ की खाल में छिपे दो भेड़िए भारत के अंदर न जाने कितने बच्चों को अनाथ करने के बाद अपने परिवारों के साथ जिंदगी के पूरे मजे लूट रहे ये दो इंसान रूपी दानव दो राक्षस जिन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनके अंत्येष्टि संस्कार का यज्ञ आरंभ कर दिया गया है। अब तक ना जाने कितने भारतीय परिवारों की जिंदगी उजाड़ चुके इन दोनों पाकिस्तानियों के लिए RNDW एक टॉप सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी थी। पाकिस्तान की धरती पर किया जाने वाला एक अत्यंत दबंग और खतरनाक बदला मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन परलोक। सुंजवान हमले के 2 साल बाद फरवरी की एक सुबह लाहौर की एक अत्यंत पॉश कॉलोनी में किन्नरों का एक ग्रुप नाचते गाते यहाँ के घरों से पैसे मांग रहा था। 5 किन्नरों की इस पार्टी में से एक आदमी हारमोनियम बजा रहा था और एक ढोलक। इनके साथ सुरताल मिला इनका एक किन्नर साथी अपनी बुलंद आवाज में बॉलीवुड के गाने गा रहा था और इसके बाकी 2 किन्नर साथी इन गानों के ऊपर अपनी लचीली कमर मटका रहे थे। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई दिव्या भारती के इस गाने के ऊपर नाच रहे इन 2 किन्नरों में से एक तो बिल्कुल लड़की ही लग रही थी। इसकी अदाएं थी कुछ ऐसी अदाएं जो यहां से गुजर रहे लोगों को ना चाहते हुए भी रुकने पर मजबूर कर रही थी। सुराही जैसी लंबी गोरी गर्दन, बारिश के बाद जंगल में उछल रही किसी हिरनी जैसी पतली कमर और पूरी बाजू की गोल्डन कमीज के नीचे दिख रहे चिट्टे चिट्टे हाथों की बारीक नाजुक सी उंगलियां। चाहत अब्बास नामक इस किन्नर के सामने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हीरोइन भी पानी कम चाई थी। चाहत अब्बास और उसके किन्नर पार्टी को इस कॉलोनी में घुसे अभी मुश्किल से 2 घंटे हुए थे कि तभी कहीं से पुलिस वाले आ टपकते हैं और अत्यंत बेरहमी के साथ इन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। इन किन्नरों के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाते हुए पंजाब पुलिस का एक दरोगा इन्हें इस कॉलोनी से बाहर खदेड़ देता है और रोज मिलने वाले इस अपमान के आदी हो चुके एक किन्नर चुपचाप अपने ऑटो रिक्शा में बैठ एक बार फिर से लाहौर की सड़कों पर गुम हो जाते हैं। शाम के कोई 7 बजे तक चाहत और उसका साथी शबनम अपने घर पहुंच जाते हैं। पिछले 6 महीनों में 2 घर बदलने के बाद बड़ी मुश्किल से इन दोनों को ये वाला घर किराए पर मिला था। घर जिसमें एक कमरे के अंदर कोने में एक छोटी सी रसोई और नहाने धोने के लिए बाहर एक 10 बाई 10 का बाथरूम बना हुआ था। आज की रात डिनर में दाल गोश्त और चावल बनाने के बाद चाहत और शबनम साथ बैठ खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए चाहत को अचानक याद आता है कि कल सुबह का नाश्ता बनाने के लिए तो घर में रसोई गैस ही नहीं है। खाना खा के गैस भरवा लाती हूँ आपा, नहीं तो सुबह फिर वही ईरानी होटल का बासी सालन खाना पड़ेगा।
रसोई में रखे छोटे से सिलेंडर की तरफ इशारा कर रही चाहत से सुन शबनम उत्तर देती है, ये सुबह ही भरवा लेना, अब तो 9 बजने वाले हैं। शबनम के कहते ही चाहत अपने फोन में देखने लगती है। क्या कह रही हो आप, अभी तो 8:30 ही बजे हैं। और वैसे भी वो ठरकी बुड्ढा सुबह 11 बजे से पहले दुकान नहीं खोलता। फोन का बैलेंस भी खत्म हो गया है, वो भी रिचार्ज करवा लूंगी। आप बस बर्तन साफ कर देना आपा, ठीक है। घर से बाहर निकलने के बाद चाहत सीधा गैस वाले की दुकान पर जाती है और उसे अपना सिलेंडर देते हुए कहती है, भाईजान जरा गैस भर दे, हम बस अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। वैसे तो अभी आप है ना दुकान पर 1 आध घंटे तक। अरे मेरी शान लाहौर, मोहब्बत कल्बी, चाहते मुमताज, तुम्हारे लिए तो हम पूरी जिंदगी यहीं बैठे रहेंगे। बस एक इल्तजा है भाई, हमें भाईजान कह के ना बुलाया करो। अपने बाप की उम्र के इस दुकानदार को यूं फ्लर्ट करते देख चाहत मुस्कुराने लगती है और फिर अपना फोन रिचार्ज करवाने के लिए आगे बढ़ जाती है। फोन वाले की दुकान पर पहुंच जैसे ही चाहत दुकान वाले को 100 का नोट पकड़ाती है, अली नाम का ये दुकानदार उसे घूरना शुरू कर देता है। अजी 5 मिनट लगेंगे, तुसी जरा पार वेट कर लो। अली ये कहता है तो चाहत चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कोई 10 मिनट बाद दुकान के सारे कस्टमर भी बाहर जा चुके होते हैं। ओ हाँ जी मैडम, दसो रिचार्ज करना है थोड़ा। अली के ये कहते ही चाहत दुकान के अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते ही अली अपनी दुकान का शटर नीचे गिरा लेता है। लोगों के फोन रिपेयर और रिचार्ज करने वाले शादीशुदा दुकानदार और चाहत के बीच जम के चुंबनों का आदान प्रदान होने लगता है। लेकिन जैसे ही अली चुंबन से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, चाहत उसे तुरंत रोक देती है। नहीं नहीं, आज ये सब नहीं। वो हरामी गैस वाला दुकान बंद कर देगा, हमारा सिलेंडर है उसके पास, और शबनम आपा भी 100 सवाल करेंगी। अरे गोली मार शबनम आपा नू, और सिलेंडर दा किया है मैं दे दूंगा, तू ऐते आ। अरे नहीं नहीं प्लीज, अल्लाह के वास्ते समझा करे ना, हमने आपको मना किया है कभी। अब प्लीज जाएं और हमें थोड़ा पानी और एक कंघा दे दें। चाहत जिद करती है तो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करते हुए अली दुकान के साथ वाले कमरे में जाता है और 1 मिनट बाद बाहर आ उसे एक जग पानी और एक कंघा पकड़ा देता है। फटाफट पानी से अपना मुंह धोने के बाद चाहत अपने बाल ठीक करती है और फिर अपना दुपट्टा सर पे ओढ़ अली की दुकान से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद गैस वाले के पास नहीं जाती, बल्कि गैस वाली दुकान से ठीक उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देती है। इस कॉलोनी के सुनसान पड़ी एक गली के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चाहत एक हाथ से अपने स्मार्टफोन की लाइट ऑन करती है और दूसरा हाथ अपनी ब्रा के अंदर डाल एक और फोन बाहर निकाल लेती है। बटन वाला एक पुराना सा फोन जिसे आज की शाम ही कोई ठीक होने के लिए अली की दुकान पर छोड़कर गया था। इस फोन को ऑन करने के बाद चाहत चेक करती है कि फोन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फोन ठीक काम कर रहा था और इसका कीपैड भी चालू था। अपने स्मार्टफोन की लाइट ऑफ करने के बाद चाहत इस फोन से एक नंबर डायल करती है और ठीक 3 घंटियां जाने के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। हेलो जी, अल्फाबेट डांस पार्टी, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। ये शब्द सुनते ही चाहत के चेहरे का भाव और गले की आवाज पूरी तरह बदल जाते हैं। हाँ मैं बात कर रही हूँ एजेंट ध्वनि। एजेंट ध्वनि। किन्नरों के साथ लाहौर की सड़कों और शादियों में नाचने वाली ये लड़की कोई डांसर नहीं बल्कि RNDW की एक अंडर कवर एजेंट थी। नाजुक और कमसिन से दिखने वाली RNDW की एक विश कन्या जिसका कोड नेम था एजेंट ध्वनि। एजेंट ध्वनि केबीके में जन्मी एक पश्तून लड़की जो पिछले कई महीनों से किन्नरों के साथ रहते हुए लाहौर की गलियों में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। आज से कोई 12 साल पहले एजेंट ध्वनि के पिता और 2 बड़े भाइयों को एक दिन अचानक उनके घर से उठा लिया गया था। उस समय केवल 16 साल की रही ध्वनि 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी। अपनी मां के साथ पूरे 1 साल तक पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के चक्कर लगाने के बाद उसके पिताजी तो वापस आ गए थे, लेकिन उसके दोनों भाई वो कभी अपने घर वापस लौट कर नहीं आए। हर बीतते दिन के साथ उनके वापस आने की उम्मीद कमजोर पड़ती चली गई और धीरे धीरे इस उम्मीद ने पूरी तरह दम तोड़ दिया। तब से ही एजेंट ध्वनि अपने पाकिस्तान को आर्मी और ISI के चंगुल से मुक्त कराना चाहती थी। अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए वो एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहती थी जहां बलोच और पश्तूनों के पास भी पंजाबियों जैसे ही अधिकार हों। एक ऐसा पाकिस्तान जहां उनके साथ जानवरों जैसा नहीं, इंसानों जैसा व्यवहार किया जाता हो। सुंजवान कैंप के ऊपर हुए हमले के कुछ हफ्ते बाद PMO, RNDW, IB, NI और MI के बीच एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है।
इन एजेंसीज के अधिकारियों को बताया जाता है कि अंधेरे में हुई अपने फौजियों की वीरगति से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और इस हमले के मास्टरमाइंड्स को हर कीमत पर दंड देना चाहते हैं। ऑपरेशन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद 3 निर्णय लिए जाते हैं। पहला यह कि स्थानीय मदद से कश्मीर में छिपे मुफ्ती वकास को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राइफल्स के पास होगी। दूसरा यह कि ब्रिगेडियर हामिर हमजा और एलईटी के ख्वाजा शाहिद को पाकिस्तान के अंदर घुस के खुद R&AW ठिकाने लगाएगी। और तीसरा यह कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में जल्दबाजी नहीं बल्कि जितना हो सके उतना संयम बरता जाएगा। ISI की छत्रछाया में पाकिस्तान के अंदर रह रहे इन 2 हाई प्रोफाइल टारगेट्स को ऊपर पहुंचाने के लिए R&AW के एक 47 वर्षीय ऑफिसर को चुना जाता है। खुद R&AW चीफ अनिल धस्माना द्वारा चुना गया ये सीनियर ऑफिसर उठते बैठते सोते जागते हर समय पाकिस्तान को ही स्टडी किया करता था। बिहार में जन्मे सीनियर ऑफिसर का कोड नेम था बसंत। R&AW के ऑफिसर बसंत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के अंदर स्लीपर एजेंट्स का एक नेटवर्क तैयार करने में लगे हुए थे और अब इस नेटवर्क को एक्टिवेट करने का समय आ गया था। प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलते ही ऑफिसर बसंत पाकिस्तान में मौजूद अपने 2 सबसे अनुभवी एजेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में अंडर कवर रह रहे इन स्लीपर स्पाइस के कोड नेम थे एजेंट बाली और एजेंट इंदर। उज्जैन में जन्मे 41 वर्षीय एजेंट बाली पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। लगभग 7 साल पहले एक पाकिस्तानी नागरिक की आइडेंटिटी दे उन्हें दुबई भेजा गया था। दुबई में बिताए अपने 4 सालों के दौरान एजेंट बाली वहां की पाकिस्तानी कम्युनिटी में अच्छे से घुल मिल गए थे। वहां रहने वाले एक पाकिस्तानी के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी और 2 साल पहले इस पाकिस्तानी के साथ पार्टनरशिप में एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए वो लाहौर आ गए थे। ऑपरेशन परलोक के लिए चुने गए R&AW के दूसरे जासूस एजेंट इंदर का जन्म नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था। पेशे से प्लम्बर ये 33 वर्षीय एजेंट पूरे 11 साल कुवैत में रह चुका था। 2010 में US एयरफोर्स द्वारा की गई एक ड्रोन स्ट्राइक में एजेंट इंदर का पूरा परिवार खत्म हो गया था। परिवार जिसमें उनके माँ बाप के अलावा 2 भाई और एक 10 साल की बहुत लाडली बहन भी शामिल थी। ऑपरेशन परलोक को कुल 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। पहली स्टेज के तहत पाकिस्तान में एक्टिव R&AW के एसेट्स को ब्रिगेडियर हमजा और ख्वाजा शाहिद की परमानेंट लोकेशन कंफर्म करनी थी, यानी कि वो रहते कहाँ हैं सबसे पहले इसका पता लगाया जाना था। दूसरी स्टेज में इन दोनों के ऊपर 24/7 सर्वेलेंस की जानी थी। ये दोनों कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं और किस रूट से जाते हैं, इस दौरान इनके साथ कितनी सिक्योरिटी होती है और वो किस किस से मिलते हैं, वो कितने बजे घर वापस आते हैं, सोने के लिए कितने बजे बिस्तर पर लेटते हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनके कितने चक्कर चल रहे हैं और किस किस के साथ चल रहे हैं। इस दूसरी स्टेज के दौरान इन दोनों टारगेट्स के ऊपर हर बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की जानी थी। ऐसी जानकारी जिसके बारे में इनके घर वाले भी ना जानते हों, उसे R&AW एसेट्स को जमीन खोद खोद कर बाहर निकालना था। दूसरी स्टेज पूरी होने के बाद ऑपरेशन परलोक की तीसरी और फाइनल स्टेज के ऊपर काम शुरू किया जाना था। इस स्टेज के तहत इन दोनों को कब, कहां और कैसे ऊपर पहुंचाना है, इसके ऊपर प्लानिंग की जानी थी। ISI के ब्रिगेडियर आमिर हमजा के घर की लोकेशन कंफर्म करने का जिम्मा ऑफिसर बसंत द्वारा एजेंट बाली को सौंपा गया था। एजेंट बाली ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन खतरनाक मिशन के लिए एजेंट ध्वनि को चुना था, जिन्हें R&AW में भर्ती कर ट्रेन करने का काम खुद एजेंट बाली ने ही किया था। R&AW को सैटेलाइट और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स की मदद से हमजा की लोकेशन का अंदाजा तो मिल गया था, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमेंट की सहायता से कंफर्म किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक था। ऑपरेशन परलोक की फाइनल स्टेज की सफलता स्टेज 1 और स्टेज 2 में इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस के ऊपर ही निर्भर करती थी, और इस दौरान की गई एक गलत कदम पूरे ऑपरेशन के ऊपर तो पानी फेर ही सकता था, लेकिन साथ ही R&AW के उन एजेंट्स को भी एक्सपोज कर सकता था जो सालों से अपना घर परिवार छोड़ पाकिस्तान की खाक छान रहे थे। फरवरी की इस रात अली की दुकान से फोन चोरी करने के बाद ध्वनि किसी और से नहीं बल्कि एजेंट बाली से बात कर रही थी। वो उन्हें पिछले 2 हफ्तों के दौरान इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस का अपडेट दे रही थी।
वो उन्हें बता रही थी कि हमजा का परिवार लाहौर की उस कॉलोनी में कहाँ रहता है ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन वहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। एजेंट ध्वनि द्वारा इकट्ठा की गई इस इंटेलिजेंस के अनुसार हमजा हफ्ते में 5 दिन इस्लामाबाद में गुजारता था और बाकी के 2 दिन यहाँ लाहौर में अपने परिवार के साथ। आज की दोपहर ये पहली बार नहीं था जब एजेंट ध्वनि अपनी किन्नर पार्टी के साथ इस कॉलोनी में आई हो। आज से पहले 5 बार और वो यहाँ आ चुकी थी और हर बार जैसे ही उनकी किन्नर पार्टी हमजा के घर के पास पहुंचने वाली होती कहीं से पुलिस वाले प्रकट हो जाते। कहने का मतलब यह कि आईएसआई के अदृश्य एजेंट्स हमजा के परिवार के ऊपर कड़ी सर्वेलेंस कर रहे थे। सर ग्राउंड रिपोर्ट तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी कुछ भी करना बहुत रिस्की होगा, लेकिन मेरे पास पक्की इंटेलिजेंस है कि कुछ महीने बाद उसे आईएसआई से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब तक वेट करना ही ठीक होगा सर। एजेंट बाली की ये बात ध्यान से सुनने के बाद ऑफिसर बसंत उनसे कहते हैं, ठीक है बाली, विल वेट, लेकिन एक काम करो, इस्लामाबाद में इंदर से बात करो, उसे बोलो कि इब्लिस के ऊपर नजर बनाए रखे। और हाँ, कोई फालतू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट। ओके, हो जाएगा सर। इब्लिस ब्रिगेडियर आमिर हमजा को R&AW द्वारा दिया गया कोड नेम था। ऑफिसर बसंत से नया आदेश मिलते ही एजेंट बाली तुरंत इस्लामाबाद में रहने वाले एजेंट इंदर को कॉल करते हैं। इंदर, मेरी हवेली से बात हुई है, इब्लिस का पूरा शेड्यूल चाहिए और वो जहन्नुम से बाहर आने के बाद कहाँ जाएगा ये भी पता लगाना है। हवेली नई दिल्ली में स्थित R&AW हेडक्वार्टर्स का कोड नेम था और जहन्नुम ISI हेडक्वार्टर्स का। एक विशेष ऐप का प्रयोग कर इंदर से बात कर रहे एजेंट बाली ये कहते हैं तो वो फटाक से उत्तर देता है, हो जाएगा भाईजान, इस काम के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एसेट है। एजेंट इंदर पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे थे और अब तक न जाने कितने भेष धारण कर कितने प्रकार के काम कर चुके थे। कुवैत में R&AW द्वारा पूरे 1 साल तक ट्रेन किया गया एजेंट किसी भी प्रकार के माहौल में कुछ यूं घुल जाया करता था जैसे कि पानी में नमक घुल जाया करता है। एजेंट बाली से नया डायरेक्टिव मिलने के बाद एजेंट इंदर इस्लामाबाद के DHA में रहने वाली एक 24 वर्षीय फिलिपिनो लड़की को कॉल करते हैं जिससे उनकी मुलाकात अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। तुम्हारे लिए काम है, अच्छा पैसा मिलेगा, कल शाम को अपने रेगुलर स्पॉट पर आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। पिछले 2 साल से इस्लामाबाद में कॉल गर्ल का काम कर रही इस फिलिपिनो लड़की को कोड नेम दिया गया था आयशा। फिलीपींस के एक छोटे से गांव में जन्मी आयशा 2014 में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ शादी कर कराची आ गई थी। उस समय केवल 18 साल की रही आयशा का जन्म मनीला से कोई 300 किलोमीटर दूर एक अत्यंत गरीब घर में हुआ था और बहुत छोटी आयु में ही उसके कंधों पर अपने पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी आ गिरी थी। और इसी मजबूरी के चलते आयशा को भी वही करना पड़ा था जो उसके गांव की ज्यादातर लड़कियों को पैसा कमाने के लिए करना पड़ता था, एक अच्छा सा अमीर विदेशी ढूंढ उसके साथ ब्याह रचाना। अमेरिकन वीजा और कुछ डॉलर्स के लालच में आयशा एक सिंधी व्यापारी के साथ कराची आ तो गई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उस व्यापारी का मन आयशा से पूरी तरह उब गया था और इसी के चलते उसने इस विदेशी लड़की को मात्र कुछ पैसों के बदले चमड़ी का धंधा करने वाले एक गैंग को बेच दिया था। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट करने वाला एक कुख्यात गैंग जो ISI के बड़े बड़े ऑफिसर्स को पैसों के साथ साथ अपनी लड़कियां भी सप्लाई किया करता था। देखो आयशा, ये काम है तो बहुत खतरनाक, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम आराम से फिलीपींस वापस जा सकती हो। एजेंट इंदर से सुनते ही आयशा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो पिछले 3 सालों से फिलीपींस भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका पासपोर्ट उसके गैंग के पास पड़ा हुआ था और नकली पासपोर्ट बनवा फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। आप जो कहोगे मैं करूंगी इंदर भाई, आप बस मुझे इस नरक से निकाल दो। कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो रही आयशा ये कहती है तो उसे अपना हाथ दिखाते हुए एजेंट इंदर बीच में ही टोक देते हैं। तसल्ली रखो और पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें काम पर नहीं मिशन पर जाने को कह रहा हूँ, एक बहुत ही खतरनाक मिशन। अगर तुम फेल हो गई या पकड़ी गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए अच्छे सोच लो। एक गलती और वो लोग तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे बच्चे। अपनी आवाज में बहुत ज्यादा गंभीरता लिए एजेंट इंदर ये कहते हैं तो आयशा मुस्कुराने लगती है। वो लोग मेरे साथ ऐसा क्या कर लेंगे इंदर भाई जो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है? वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले फौजी जो मेरे बाप की उम्र के हैं, हर रात मुझे नोच नोच के खाते हैं भाईजान। मैं तो पहले से ही रोज नरक में मर रही हूँ इससे ज्यादा मुझे कोई क्या मारेगा। ठीक है। आयशा की ये बात खत्म होते ही एजेंट इंदर अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल उसकी गोदी में रख देते हैं। ये अभी के लिए 5 पॉइंट हैं। काम खत्म होने के बाद तुम्हें 4 पॉइंट और दिए जाएंगे और एक नए नाम से नया पासपोर्ट भी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना,
तुम फ्लाइट से अपने मुल्क जाओगी इसलिए ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकती। ये कंगली हुकूमत है ना पाकिस्तान की, ये अपने ही लोगों को अपने ही डॉलर्स बाहर नहीं ले जाने देती। तुम तो फिर भी एक फॉरनर हो। एजेंट इंदर की ये बातें सुन आयशा की आंखों के सामने अपने गांव और बचपन की यादें एक फिल्म की तरह फ्लैश होने लगती हैं। तुम्हारे नाम पे क्यूरासाओ में एक बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा जिसमें 50 पॉइंट्स का बैलेंस होगा। बच्चे, अगर तूने अपना काम कर दिया और तू पकड़ी नहीं गई तो तुम्हारा नया पासपोर्ट और मनीला का फर्स्ट क्लास टिकट मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें दूंगा, ठीक है? R&AW की ऑफर सुन जैसे ही आयशा अपना सर हाँ में हिलाती है, एजेंट इंदर उसे उसका मिशन समझाना शुरू कर देते हैं। पीओके के टुंगड़ी नामक इलाके में आधी रात बीते कोई 1 घंटा हो चला था। दूर दूर तक एक सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे को चीरती ठंडी हवा रह रहकर देवदार के पेड़ों से टकरा रही थी कि तभी इस सन्नाटे के बीच कुछ कदमों की आवाज उभरने लगती है। बिल्कुल सुनसान पड़े इस रास्ते पर देखते ही देखते 2 लंबे चौड़े आदमी प्रकट होते हैं। पठानी सूट के ऊपर फिरान और कॉम्बैट वेस्ट पहने 2 आदमी जो अपने कंधों पर AK-47 राइफल्स टांगे फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। एक 2 मंजिला घर के बाहर पहुंच इनमें से एक आदमी दरवाजे के ऊपर 5 बार दस्तक देता है, जिसके ठीक 10 सेकंड बाद घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और एक महिला चुपचाप घर का दरवाजा खोल वापस अंदर चली जाती है। महिला के वापस जाते ये दोनों आदमी सीधा घर के बेसमेंट में प्रवेश कर जाते हैं, जहां एक तीसरा आदमी पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। बहुत ही कम आबादी वाले टुंगड़ी गांव में बना बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला है घर असल में R&AW का सेफ हाउस था। अपने कंधों पर AK-47 टांगे आदमी LET के 2 अत्यंत खूंखार आतंकी हैं और इस घर का मकान मालिक वो आदमी R&AW का एक बहुत पुराना एजेंट। घर के अंदर घुसते ही बिलाल और तौफीक नामक ये आतंकी चारपाई पर बैठे उस एजेंट का हाथ चूमते हैं और फिर उसके सामने बराबरी पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठते हैं। गुलमर्ग में जन्मे 46 वर्षीय एजेंट को R&AW द्वारा 18 साल पहले पीओके भेजा गया था। यहाँ आने के बाद एक स्थानीय महिला से शादी करी अपना घर भी बसा चुका था और शादी के बाद से ही इसकी पत्नी भी R&AW के लिए काम कर रही थी। पीओके में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा बिजनेस करने वाले इन पति पत्नी के कोड नेम्स थे एजेंट विश्वा और सुमित्रा। क्या वगैरह लोगे या चाय कॉफी मंगाऊं? बिलाल और तौफीक की तरफ देखते हुए एजेंट विश्वा पूछते हैं तो अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए इनमें से एक कहता है, नहीं शुक्रिया भाईजान, बस अभी खाना खाया है। अरे बहुत ज्यादा ठंड है, कुछ तो ले लो। नहीं भाईजान, हम कुछ नहीं लेंगे, आप तकल्लुफ ना करें। अरे कुछ तो ले लो, दूध मंगा देता हूँ। नहीं भाईजान, बस शुक्रिया। तो मेरी कांड लोगे मादरचोदो। एजेंट विश्वा के चिल्लाते ही बिलाल और तौफीक के चेहरे लाल से सफेद हो जाते हैं। 2 साल होने को आए और अभी तक तुम दोनों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ। मुझे ये बताओ हराम खोरो, मैं तुम्हें पाल क्यों रहा हूं? एजेंट विश्वा को इतना ज्यादा गुस्से में देख 6.5 फुट के तौफीक की आवाज कंपकाने लगती है। भाईजान मियाँ यहाँ नहीं है। अगर वो पूरे आजाद कश्मीर, माजरत भाईजान, अगर वो पूरे कश्मीर में कहीं भी होता तो हमें पता चल गया होता। हमारी बात मानिए भाईजान, वो नहीं है यहाँ पर। तौफीक यहाँ पर सुंजवान हमले के दूसरे मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद की बात कर रहा था। भाईजान LET के आला कमान ने उसे इस्लामाबाद या लाहौर कहीं तो भिजवा दिया है, जहां वो पक्का ISI की निगरानी में है। तौफीक के बाद बिलाल ये कहता है तो एजेंट विश्वा अपना सर नामे हिलाना शुरू कर देते हैं और उनके पास इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। नई दिल्ली में बैठे ऑफिसर बसंत से मिली इंटेलिजेंस के अनुसार ख्वाजा को पीओके में ही कहीं होना चाहिए था और उनका मन ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि LET के 2 मामूली से गुर्गों की इंटेलिजेंस R&AW से ज्यादा अच्छी हो सकती है। चौबीस अगस्त 2021 की शाम आयशा सज धज के अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई थी। शाम के 8:15 बज रहे थे और उसका एक रेगुलर ग्राहक किसी भी क्षण उसके फ्लैट पर पहुंचने वाला था। खुद को तैयार करने के बाद आयशा अपने बेडरूम के माहौल को थोड़ा इरोटिक बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसके फ्लैट की डोरबेल बज उठती है। बेल बजते ही आयशा अपनी छाती पर गिरे दुपट्टे को साइड में करती है, अपनी तंग कमीज के ऊपर वाले 2 बटन खोलती है और एक बार फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने पाकिस्तानी फौज के 3 आदमी खड़े होते हैं। इनमें से बीच वाला आदमी बाकी 2 की तरफ एक इशारा कर फ्लैट के अंदर चला जाता है
और दरवाजा बंद होते ही आयशा का हाथ पकड़ उसे कस के अपने गले लगा लेता है। अरे क्या कर रहे हैं, पहले फ्रेश तो हो जाइए। मैंने बाथरूम में फ्रेश टाल और आपकी सोप सब कुछ रख दिया है, जाइए जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। आयशा कहती है तो पाकिस्तान फौज का ऑफिसर उसके सामने अपनी वर्दी उतार नीचे फर्श पर डाल देता है और आयशा की तरफ फ्लाइंग किस करता हुआ बाथरूम के अंदर घुस जाता है। इधर ये फौजी बाथरूम के अंदर जाता है, उधर आयशा उसकी वर्दी खंगालना शुरू कर देती है। उसके फ्लोर पर पड़ी पाकिस्तान फौज की वर्दी, जिसके कंधों पर ये निशान बने हुए थे। आयशा नामक इस हाई क्लास फिलिपिनो एस्कॉर्ट के बाथरूम में अपने शरीर का मैल उतार रहा यह आदमी पाकिस्तान फौज का एक कर्नल था। आईएसआई के आपारा स्थित हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड एक 52 वर्षीय फौजी अफसर, जिसे कोड नेम दिया गया था कर्नल लस्टी। पिछले काफी समय से यहाँ आ रहा कर्नल लस्टी आयशा के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुका था और अपने जीवन और काम से जुड़ी वो बातें जो उसने आज तक अपनी परछाई तक को नहीं बताई थी, उन्हें आयशा के साथ शेयर करने लगा था। नहाने के लिए बाथरूम में घुसा कर्नल जैसे ही शावर ऑन करता है, आयशा भागकर रसोई में चली जाती है। एक दाल के डब्बे से छोटा सा कैमरा बाहर निकालती है, दौड़कर वापस लिविंग रूम में आती है और कर्नल की पैंट से उसका मोबाइल फोन निकाल उसके मैसेजेस और ईमेल्स की फोटोज लेना शुरू कर देती है। एजेंट इंदर द्वारा आयशा को बार बार ये समझाया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कर्नल के मोबाइल से कोई भी मैसेज, फोटो, वीडियो या ईमेल यानी कि किसी भी प्रकार के डेटा को किसी दूसरे डिवाइस पर कभी भी फॉरवर्ड या ट्रांसफर नहीं करना। बाथरूम के अंदर शावर ऑफ होते ही आयशा कर्नल लस्टी की यूनिफॉर्म को अच्छे से तय लगाकर सोफे पर रख देती है और कोई 5 मिनट बाद सफेद रंग का रोब पहने जैसे ही कर्नल बाहर आता है तो उसके सामने एक ट्रे लिए आयशा मुस्कुरा रही होती है। एक ट्रे जिसमें एक ग्लास, डेलमो सिंगल मॉल्ट की एक बोतल और उसके द्वारा बड़े ही प्यार से बनाए गए चिकन पकौड़े रखे हुए थे। ओए होए मेरी जान, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कहते हुए कर्नल लस्टी आयशा के गले में अपना हाथ डालता है और फिर दोनों हंसते हुए बेडरूम में चले जाते हैं। जान कपड़े बाद में छुपाई यार, पहले एक लवली सा पैक तो बना दें। हाफता हुआ कर्नल लस्टी ये कहता है तो आयशा एक बड़ा सा पैक बनाती है और पैक के साथ पकौड़ों का वो बॉल भी उसके पास रख देती है। पता है कितनी मेहनत से बनाई है मैंने, आपको सारे फिनिश करने पड़ेंगे। पकौड़ों से भरा बॉल कर्नल की तरफ रखते हुए आयशा कहती है तो वो एक पकौड़ा उठा अपने दांतों तले दबा लेता है। ओ जान पहले सांस ते आंदे, सारे मैं ही फिनिश करांगा, पर एक आधा तू भी तो ले लें। तुम्हें तो पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ जान, वैसे भी देखो ये देखो वेट कितना बढ़ गया है। आयशा ये कहती है तो कर्नल लस्टी एक और पकौड़ा उठा अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और उसको ऐसा करता देख आयशा अपनी घड़ी की तरफ देखने लगती है। वो अच्छे से जानती थी कि इन पकौड़ों के अंदर उसने जो स्पेशल चीज डाली है उसे अपना असर दिखाने में 15-20 मिनट तो जरूर लगेंगे। 2, 3, 4 स्कोपोलामीन कभी दुनिया की लगभग सभी एजेंसीज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक ट्रूथ सीरम, जिसे यदि सही मात्रा में सब्जेक्ट को दिया जाए तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। बहुत देर नींद आंदी भैया जान, पता नहीं कुछ दिनों तो ड्रिंक के बाद अजीब सा फील करता हूँ। की हो गया। एक लंबी सी जंभाई लेता हुआ कर्नल लस्टी ये बोलता है तो आयशा उसे फटाक से टोक देती है। तुम काम भी तो कितना करते हो जानू, ठीक 8 बजे ड्यूटी पर आ जाते हो और तुम्हारी छुट्टी का तो कोई टाइम ही नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग एनी यंगर जान, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। पूरी तरह स्कोपोलामीन के प्रभाव में आ चुके इस कर्नल की दाढ़ी में आयशा बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरने लगती है। और छड़ जान की दसा तेनू यार, मेरे सर ते एक तो वड्डा एक हरामखोर हरामजादा मुसल्लत की तवाइन पहन चौदह ने। कर्नल के कहते ही आयशा उसके लिए एक और पैक बनाने लगती है। किसकी बात कर रहे हो जानू? वो हमजा, वो फिर से तंग कर रहा है क्या मेरी जान को? यहाँ पर आयशा किसी और हमजा की नहीं बल्कि सुनजवान हमले के मास्टरमाइंड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की बात कर रही थी। नशे में धुत बिना कपड़ों के उसके बिस्तर में पड़ा आईएसआई का एक कर्नल असल में हमजा की टीम का एक ऑफिसर था। और बस कुछ दिन और झेलना पड़ना आराम को, फिर रिटायर हो जाएगा। माइया बाप पैंचो साला इतने 3 बच्चों ਨੂੰ बाहर भेजन लई मेरी बुंड लगी पड़ी है और उत्थे वो माइया बाप मादत चाला 4 सैलरी लेंदा पे 4 सैलरी। कर्नल के कहते ही आयशा थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाती है। उस साले ने कभी एमरजेंसी सर्विसेज दा डीजी बना देंदे ने, कभी डीएचए दा डायरेक्टर,
माइया ISI से दबा के सैलरी ले ही रहा है और कंस्ट्रक्शन वालों से ऊपर ही कमाई अलग है पैंचो की। दोनों हाथों नाल नोट छापदा पे कुत्ता, दोनों हाथों नाल। और ऐसे हाँ जानू, मैं तुम ऐसे नहीं देख सकती। कब तक चलेगा ये? तुम ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते हो? बहुत ही मासूम सी शक्ल बना आयशा कहती है तो कर्नल हंसना शुरू कर देता है। जान कितनी बोली है तू है। ओए ISI इतने ना कोई अपनी मर्जी ना लांदा है ते ना कोई जानदा है। वो ऐसे भी दिसंबर में रिटायर हो जाएगा कुत्ता, पैंच चला जाएगा। अल्लाह और जानदा पे है सुअर, और चला जाए। अपनी ये बात खत्म करने से पहले ही कर्नल लस्टी पूरी तरह नींद में डूब जाता है और उसके ऊपर कंबल डालने के बाद आयशा भी बेडरूम की लाइट्स ऑफ कर सोने के लिए लेट जाती है। अक्टूबर 2021 के अंत में नई दिल्ली स्थित RNDW हेडक्वार्टर्स पर ऑफिसर बसंत और उनके नए चीफ सामंत गोयल के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें ऑपरेशन परलोक की प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हुए ऑफिसर बसंत उनसे कहते हैं, सर दिसंबर में हमजा ISI से रिटायर हो रहा है, उसको लाहौर की इमरजेंसी सर्विसेज का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। सर आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू मेक आवर फाइनल मूव। ऑफिसर बसंत से सुन थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद सामंत गोयल उनसे पूछते हैं, एंड व्हाट अबाउट ख्वाजा, उसकी क्या अपडेट है? सर सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू लोकेट हिम। लेकिन हमारे एसेट्स 24/7 लगे हुए हैं सर, प्लीज बिलीव मी, हम जल्दी उसको। प्लीज बसंत, प्लीज स्टॉप, इट्स नॉट डन। इससे पहले कि ऑफिसर बसंत अपनी ये बात खत्म कर पाते, सामंत गोयल थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। यू आर अ सीजन्ड ऑफिसर बसंत, तुम अच्छे से जानते हो कि हमें हमजा से पहले ख्वाजा को न्यूट्रलाइज करना है। अगर हमजा पहले ऊपर गया तो ख्वाजा अंडरग्राउंड हो जाएगा, ही विल बी आउट ऑफ आवर रीच फॉर एवर। लेकिन हाँ, अगर ये ख्वाजा पहले गया तो हमजा चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इस साला एक पाकिस्तानी फौजी है, इसकी ईगो इसे छिपने के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी। आई अंडरस्टैंड सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और हमारे लोग 24/7 नीलम वैली में उसके घर के ऊपर नजर भी बनाए हुए हैं, बट आई एम डैम श्योर कि वो पूरे POK में कहीं है ही नहीं सर। अरे तो उसको POK लेकर आओ, कुछ ऐसा करो कि उसे अपने घर वापस लौटना पड़े। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बसंत यार, अब ये छोटी छोटी बातें मुझे बतानी पड़ेंगी क्या? अपने बॉस से हल्की डांट खाने के तुरंत बाद ऑफिसर बसंत POK में एजेंट विश्वा को कॉल करते हैं। विश्वा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऐसे ठीक बोल रहे हैं, ही इज नॉट इन POK। मुझे भी ये लगता है सर, लेकिन हवेली ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। एजेंट विश्वा कहते हैं तो फोन लाइन पर एक सन्नाटा पसर जाता है और कोई 2 मिनट बाद ऑफिसर बसंत की अत्यंत गंभीर आवाज इस सन्नाटे को भंग कर देती है। ठीक है विश्वा, तो जाओ, खोल दिए तुम्हारे हाथ। जब आप पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते हैं, तब आपको मात देने के लिए समय एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा होता है। ऑपरेशन परलोक में काम कर रही RNDW टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देखते ही देखते 2023 का आगमन हो चुका था। अप्रैल का दूसरा हफ्ता अभी शुरू ही हुआ था और इस हफ्ते के एक दिन इस्लामाबाद में शमशाद मार्केट की एक दुकान के बाहर एक SUV आकर रुकती है। इस SUV से सादे कपड़े पहने 2 आदमी बाहर निकलते हैं और दुकान के पीछे से ऊपर की तरफ जा रही सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। और जैसे ही पहली मंजिल पर बने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो बाहर मौजूद 2 हट्टे कट्टे पठान इन्हें सलाम ठोक कर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही ये दोनों आदमी छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं और इनके अंदर घुसते ही घर के बेडरूम से सलवार कमीज पहने एक आदमी बाहर प्रकट होता है। काली दाढ़ी वाला एक गोरा चिट्टा आदमी जिसका नाम था ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद। शमशाद मार्केट में एक आम सी दुकान के ऊपर बनाए घर ISI का एक सेफ हाउस था। सुनजवान हमले के तुरंत बाद से ही ख्वाजा रह रहा था, लेकिन अब उसके बाहर आने का समय आ चुका था। तो कैसे हो मियाँ, सब खैरियत? ख्वाजा से मिलने सेफ हाउस पर आए उसके ISI हैंडलर्स में से एक ये पूछता है तो ख्वाजा उसका हाथ चूमते हुए फटाक से उत्तर देता है, बस अल्लाह का करम और आपकी रहमत है जनाब, सब ठीक है। हाँ ठीक है, गुड। देखें अब आपके बाहर आने का वक्त आ गया है। बहुत टाइम आराम कर लिया भाई, अब कुछ काम वाम पर लगे हैं आप? हाँ इनमें से एक ISI ऑफिसर ये कहता है तो ख्वाजा एक छोटे बच्चे की तरह चलना शुरू कर देता है। मैं तो कब से तैयार हूँ जनाब, लेकिन आप लोग ही मुझे कहीं नहीं जाने देते।
आप एक बार हुक्म तो करें, मुझे बताएं तो सही कि मेरा अगला मिशन है क्या। कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो चुका ख्वाजा ये कहता है तो आईएसआई के दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद अपने बैग से एक फाइल निकाल ख्वाजा के सामने रख देते हैं। मियाँ, जम्मू की जेल में हमारा एक एसेट बंद है। पिछले कोई 7-8 सालों से हमारा पाउडर का काम देख रहा है वहाँ पे। उसने हमें 3 भारतीय नाम भेजे हैं जो डिफेक्ट करके आज़ाद कश्मीर में आना चाहते हैं। तीनों सच्चे मुसलमान हैं मियाँ और हमारे लिए काम करने को बेताब भी। आईएसआई हैंडलर के बोलते ही ख्वाजा उस फाइल को अपने हाथों में ले बड़े ही गौर से पढ़ना शुरू कर देता है। जनाब, ये तो सीआरपीएफ के लिए काम करते हैं। भारतीय फौज के बंदे हैं जनाब। जरा सोचो मियाँ, जरा सोचो, इन तीनों के पास भारतीय फौज के कितने राज होंगे। जी जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कमाल ही हो गया। आप बस बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। बस अब आपके घर जाने का समय आ गया है मियाँ। जब हम पूरी तसल्ली कर लेंगे तो इन तीनों को एलओसी से हलाने का जिम्मा आपका ही होगा, ठीक है। आईएसआई ऑफिसर के मुंह से सुनते ही ख्वाजा की पांछें खिल जाती हैं। जी जनाब, बिल्कुल हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बस बिस्मिल्लाह कब करना है आप ये हुक्म कीजिए। बस अब अपनी पैकिंग शुरू कर दें मियाँ। कब निकलना है आपको वक्त आने पे बता दिया जाएगा। इधर भारत को चोट पहुंचाने के लिए आईएसआई द्वारा एक और ऑपरेशन पर काम शुरू कर दिया गया था और उधर आमिर हमजा आईएसआई से निकल लाहौर के इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट यानी कि रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन कर चुका था। समय का बहुत ज्यादा पाबंद हमजा रोज सुबह ठीक 5 बजे सोकर उठता, नहाने धोने के बाद नमाज अदा करता और फिर नाश्ता कर तैयार होने के बाद ठोकर नियाज बेग स्थित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। हर रोज बिना किसी बदलाव उसका यही रूटीन होता और हर रोज बिना किसी बदलाव एजेंट ध्वनि उसका पीछा कर रही होती। आईएसआई से रिटायर होने के बाद हमजा की सिक्योरिटी में काफी ज्यादा कटौती कर दी गई थी। घर से निकलते समय उसकी गाड़ी में एक हथियारबंद ड्राइवर और उसके पीछे वाली गाड़ी में कुल 3 पुलिस वाले सवार हुआ करते थे और वो दिन भर में जहां भी जाता है 4 पुलिस वाले एक साई की तरह उसके साथ चिपके रहते हैं। लगभग रोज हमजा को टेल कर रही एजेंट ध्वनि अपने बाकी टीम मेंबर्स एजेंट बाली और इंदर से बार बार एक ही बात कह रही थी। भाईजान, मेरी बात मानिए, अभी कुछ भी करना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इस टाइम उस तक पहुंचना तो आसान है लेकिन वहां से बचकर भागना नहीं। सबके सब पकड़े जाएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। एजेंट ध्वनि ये कहती हैं तो एजेंट इंदर थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। मैं 3 साल से यही सुन रहा हूँ ध्वनि। मायशा का काम खत्म हो गया है, वो रोज मेरी जान खा रही है लेकिन मैं उस बेचारी की कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हवेली ने अब तक अप्रूव नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमजा अभी तक सांस ले रहा है। ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जल्दी कुछ करो ध्वनि, नहीं तो वो लड़की कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एजेंट बाली, इंदर और ध्वनि के बीच हुई इस बातचीत के कोई 2 हफ्ते बाद लाहौर के एक मर्दों से भरे रेस्टोरेंट में जुनैद नामक एक हैंडसम पंजाबी जवान मीरब नाम की एक अत्यंत सुंदर लड़की से टकरा जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ दिनों तक फोन पर रोमांस करने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। गुजरांवाला का रहने वाला जुनैद लाहौर के इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है और इसके प्यार में पड़ चुकी वो लड़की जो खुद को मीरा बताया करती है कोई और नहीं बल्कि RNDW की एजेंट ध्वनि है। मीरा बन जुनैद को डेट करते एजेंट ध्वनि को 2 महीने से ऊपर हो चले थे और इस दौरान उन्हें जुनैद से आमिर हमजा के ऊपर काफी ज्यादा जानकारी भी मिल चुकी थी। 23 जुलाई 2023 की शाम वो ये जानकारी एजेंट बाली के साथ शेयर करती हैं। भाईजान, बस 2-3 महीने की बात है। इब्लिस 11/22 से DHA में जा रहा है। वहाँ उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी भाईजान, वो पूरी तरह एक्सपोज्ड होगा। ध्वनि से जानकारी मिलते ही एजेंट बाली की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगती हैं। अमेजिंग जॉब यार ध्वनि, वेरी गुड। वैसे DHA कब जा रहा है वो, कोई एग्जैक्ट टाइम पता चला? भाईजान, सितंबर नहीं तो अक्टूबर में तो पक्का उसे वहाँ डायरेक्टर की पोस्ट ज्वाइन करनी है। ठीक है ध्वनि, हम अक्टूबर तक वेट करेंगे लेकिन साले के ऊपर अपनी नजर बनाए रखना। इधर लाहौर में एजेंट ध्वनि रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा के काफी करीब पहुंच चुकी थी लेकिन उधर इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में बैठा ख्वाजा अभी भी RNDW की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था। आज से कोई 3 महीने पहले आईएसआई ने उसे अपने अगले मिशन के लिए तैयार रहने को कहा था और आज अगस्त 2023 में उसके वापस POK जाने का समय आ गया था। अगस्त के पहले हफ्ते में एक दिन उसका आईएसआई हैंडलर एक बार फिर उससे मिलने सेफ हाउस पर आता है। मियाँ, हमारे सारे क्रॉस चेक्स पूरे हो गए हैं। CRPF के तीनों भारतीय ऑफिसर जेन्युइन बंदे हैं,
सच में अपनी कौम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन्हें एलओसी से आज़ाद कश्मीर में लाके ट्रेन करने के लिए हाईकमान ने आपको चुना है मियाँ, मुबारक हो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मैं तो 3 महीने से अपना सामान बांध के बैठा हूँ, आप बस बताइए कब बिस्मिल्लाह करना है। उत्सुकता के मारे पागल हो रहा ख्वाजा ये पूछता है तो ISI ऑफिसर अपने बैग से कुछ रुपए, 2 मोबाइल फोन्स और एक फाइल निकाल के उसे थमा देता है। इस फाइल में उन तीनों की सारी तफसीलें आते हैं। कल शाम ठीक 6 बजे आपके लिए गाड़ी भिजवा दी जाएगी। आपको नीलम वैली से पहले कहीं नहीं रुकना है मियाँ, और पेशाब वगैरह के लिए अपने साथ एक खाली बोतल ले लें। जी जनाब, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। पहले हमारी बात सुन लें फिर बोलें आप। ख्वाजा बीच में बोलने का प्रयास करता है तो उसका ISI हैंडलर उसे तुरंत रोक देता है। अब हमारे बीच सिर्फ फोन पर बात होगी। जब आप उन तीनों को LOC से अंदर ले आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे लोग आपसे खुद ब खुद रब्ता कर लेंगे, ठीक है? ठीक है जनाब, अब बोल सकता हूँ? हाँ बोलें। कुछ नहीं जनाब, माजरत के साथ ये तो बहुत ही सीधा सा मिशन लग रहा है। पता नहीं आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। ख्वाजा ये कहता है तो उसका ISI हैंडलर और ज्यादा गंभीर हो जाता है। सीधा नहीं है मियाँ, सीधा नहीं है, बहुत पेचीदा मिशन है ये। आपको अपना हर कदम बहुत ज्यादा एहतियात के साथ फूंक फूंक कर रखना होगा मियाँ, और शक की जरा सी बदबू आते उन तीनों को, बाकी आप जानते ही हैं। अल्लाह मियाँ हमारे साथ है जनाब, आप बेफिक्र रहें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगले दिन शाम के ठीक 6 बजे ISI की एक अनमार्क्ड गाड़ी ख्वाजा को ले नीलम वैली के लिए निकल जाती है। 3 हथियारबंद फौजियों के साथ 4 घंटे का सफर तय करने के बाद ख्वाजा रात के कोई 10 बजे अपने घर पहुंच जाता है। पूरे 4 साल बाद अचानक यूं ख्वाजा को आज अपने सामने खड़े देख उसके बीवी बच्चे फूट फूट के रोने लगते हैं। उधर कुछ दूरी से थोड़ी देर तक ख्वाजा के ऊपर नजर बनाए रखने के बाद ISI के फौजी वापस अपने रास्ते लौट जाते हैं। और इधर इतने साल बाद अपने घर वालों के साथ घर का खाना खाने के बाद ख्वाजा भी अपने बेडरूम में चला जाता है, लेकिन पूरी रात ना खुद सोता है और ना ही अपनी बेगम जान को सोने देता है। सितंबर 2023 के अंत में आमिर हमजा रेस्क्यू 1122 से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी कि DHA का डायरेक्टर बन चुका था, और एजेंट ध्वनि द्वारा उसके ऊपर इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस एकदम सटीक साबित हुई थी। DHA में आने के बाद हमजा को सिक्योरिटी के नाम पर केवल एक पुलिस वाला दिया गया था, और वो भी केवल वीकडेज में ही उसके साथ हुआ करता था। इधर हमजा के DHA में आने के बाद भी एजेंट ध्वनि उसे लगातार टेल कर रही थी, और उधर जुनैद दिन में 36 बार मीरब का फोन नंबर ट्राई कर रहा था। उसकी प्यारी मीरब का फोन नंबर जो आजकल आउट ऑफ सर्विस जा रहा था। आप जो नंबर डायल कर रहे हैं वो आर्जी तौर पर सर्विस से बाहर है। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को POK वापस आए 1.5 महीने से ऊपर हो चला था। नीलम वैली में उसके घर के ऊपर LET के दूसरे कमांडर्स का आना जाना भी शुरू हो गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बारे में RNDW के नेटवर्क्स पर कोई बात नहीं हो रही थी। पूरी तरह एक सन्नाटा पसरा हुआ था। POK में रहने वाले एजेंट विश्वा और नई दिल्ली दोनों ही इस बारे में पूरी तरह बेखबर दिखाई दे रहे थे, और उधर ISI द्वारा CRPF के 3 ऑफिसर्स को डिफेक्ट करवाने वाला ऑपरेशन लॉन्च किया जा चुका था। इंशाअल्लाह उन तीनों को अंदर लाने का वक्त आ गया मियाँ। कल शाम हमारा एक आदमी आपके पास आएगा, बाकी बातें उसके बाद करते हैं। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह, हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। 21 अक्टूबर 2023 की शाम सादे कपड़े पहने एक अनजान आदमी ख्वाजा के घर पे आता है, और उसके हाथों में कागज का टुकड़ा पकड़ा चुपचाप वापस मुड़ जाता है। इस कागज के ऊपर कुछ फोन नंबर्स और कौन से नंबर का प्रयोग कब तक करना है ये लिखा हुआ था, और कागज के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ एक कोड भी दिया गया था, सालगिरह। ISI से मिले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ख्वाजा को श्रीनगर में मौजूद CRPF के उन ऑफिसर से बात करनी थी जो पाकिस्तान में डिफेक्ट करना चाहते थे। डेट और टाइम फाइनल करने के बाद उन्हें LOC क्रॉस करवाने के लिए ख्वाजा को वहां मौजूद पाकिस्तानी फौज के साथ कोऑर्डिनेट भी करना था, जिससे कि उन्हें LOC क्रॉस करने में किसी प्रकार के गतिरोध का सामना न करना पड़े। और LOC क्रॉस हो जाने के बाद उन तीनों को वहां से सुरक्षित अपने घर तक लाने का जिम्मा भी ख्वाजा को ही सौंपा गया था। सालगिरह मुबारक हो भाईजान। हाँ जी, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। बताइए शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, सब ठीक है। आप बस तारीख बता दें तो यहाँ आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने का इंतजाम कर लेंगे। हाँ भाईजान, वो अगले महीने की 3 या 4 तारीख का प्रोग्राम बन रहा है हमारा। सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, वहाँ आपकी साइड भी गाड़ी का इंतजाम करना है क्या? अरे नहीं भाईजान, यहाँ सारा इंतजाम हो गया, यहाँ की कोई टेंशन नहीं है। आप बस वहाँ का इंतजाम देख लेना, और हाँ अपने कस्टम वालों से बात कर लेना।
हम कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे ये भी आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह फिर जल्दी मिलना होगा। इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह। यहाँ भी सारे घर वाले आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हैं। अम्मी जान ने तो अभी से आपके लिए एक से एक पकवान बनाने भी शुरू कर दिया भाईजान। ख्वाजा शाहिद और सीआरपीएफ के उन 3 देशद्रोही भारतीयों में से एक के साथ हुई इस बातचीत में एयरपोर्ट का मतलब था एलओसी, कस्टम्स का मतलब था पाकिस्तानी फौज, अम्मी जान का मतलब था आईएसआई और पकवान का मतलब था भारत के विरुद्ध आईएसआई के शैतानी प्लान्स। भारत के 3 सीआरपीएफ ऑफिसर्स को एलओसी क्रॉस करवाने के लिए आईएसआई का ऑपरेशन अपने फाइनल स्टेज में प्रवेश कर चुका था। पूरे 1 साल तक इन 3 भारतीयों की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार आईएसआई ने इन्हें अपने साथ मिलाने का निर्णय कर ही लिया था, और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। भारत से डिफेक्ट करके पाकिस्तान आ रहे सीआरपीएफ के तीनों आदमी असिस्टेंट कमांडेंट और उससे ऊपर वाली रैंक्स के ऑफिसर्स थे। कहने का मतलब यह कि इनके पास जम्मू कश्मीर में स्थित सीआरपीएफ के एक बेस और पोस्ट की जानकारी मौजूद थी। फौज के साथ मिल सीआरपीएफ अपने ऑपरेशंस कैसे प्लान करती है, मूवमेंट के लिए कौन से रूट्स, वेपन्स और स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की अत्यंत बारीक और बहुमूल्य जानकारी के साथ ये तीनों पाकिस्तान आना चाहते थे। और यदि आईएसआई ने यहाँ लाने में सफल हो जाती तो ये उसकी भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सफलता होती। इन तीनों के आईएसआई में आते ही जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के ऊपर एक के बाद एक अनेकों हमले होते, हमले जिनमें न जाने कितने भारतीय जवानों और सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ती। भारतीय फौज के ऊपर होने वाले इन हमलों के विचार मात्र से ही आईएसआई और ख्वाजा फूले नहीं समा रहे थे, और इससे पहले कि आरएनडीडब्ल्यू को खाकी में छिपे इन 3 भारतीय गद्दारों की भनक लग पाती, आईएसआई किसी भी कीमत पर इन तीनों को एलओसी क्रॉस करवाना चाहती थी। सलाम अलैकुम भाईजान, आज सुबह मेरे लड़के वालों से दोबारा बात हुई है। इंशाअल्लाह वो 3 तारीख की शाम को एयरपोर्ट आ जाएंगे। बहुत बढ़िया खबर सुनाई है आपने मियाँ। वैसे उनकी बारात कौन से एयरपोर्ट से आ रही है? जनाब वो डिटेल तो मैं आपको ऐप से भेज दूंगा। वैसे आप इत्मीनान रखें, मैंने वहाँ कस्टम वालों से ही बात कर ली है, लड़के वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह जनाब, लड़के वाले 3 तारीख की रात को हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर गाय का गोश्त नोश फरमा रहे होंगे। इंशाल्लाह मियाँ, इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, अपने आँख नाक कान पूरी तरह खुले रखें। ध्यान रखें कि इससे अच्छा रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल जनाब, मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। ख्वाजा को मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के वो गद्दार ऑफिसर्स पूंछ सेक्टर के सलोत्री नामक एक गांव से एलओसी क्रॉस करने वाले थे। ये जानकारी मिलते ही ख्वाजा वहां तैनात पाकिस्तानी फौज के सेक्टर कमांडर को संदेश भिजवा देता है कि 3 नवंबर की शाम को 5 बजे उसके 3 आदमी एलओसी क्रॉस करेंगे। उन तीनों ने ही काले रंग की फहरान पहनी होगी और उनके कंधों पर बैकपैक्स भी होंगे। उन्हें देखकर फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और यदि कोई भारतीय साइड से उन्हें रोकने का प्रयास करे तो भारतीय फौज को युद्ध स्तर पर एंगेज करते हुए हर कीमत पर उनका रास्ता क्लियर करना है। भाईजान सब खैरियत तो है ना? आप 6 बजे कॉल करने वाले थे। हाँ सब ठीक है भाईजान, वो कल निकलना है तो कुछ छोटे मोटे काम निपटाने थे और कुछ नहीं। वैसे हमारी पैकिंग पूरी हो गई है, इंशाअल्लाह कल आपसे एयरपोर्ट पर ही मिलते हैं। इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह। लेकिन एक वो मामूली सी तब्दीली है, मैं एयरपोर्ट पर नहीं आऊँगा, मेरे तो ड्राइवर आपको लेने आएंगे। क्या भाईजान, ये बात तो आपको मैं पहले बतानी चाहिए थी। हमने आपकी अम्मी जान से साफ साफ कहा था कि एंड टाइम पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सीआरपीएफ के इस ऑफिसर को यूं नाराज होते देख ख्वाजा मिमियाना शुरू कर देता है। अरे भाईजान, अपने छोटे भाई से यूं नाराज ना हो, समझने की कोशिश करें। ये अम्मी जान का ही फरमान है, मेरे वहाँ आने से आपको ही मसला हो सकता है भाईजान। वो आपके कस्टम वाले हैं ना, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए बात को समझे भाईजान। ख्वाजा यहाँ पर कह रहा था कि भारतीय फौजी उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसके अलावा एलओसी की फैंस पर भारतीय फौज के अत्यंत पावरफुल कैमरे भी लगे हुए थे, जिनकी फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से वो चाहकर भी खुद को नहीं छिपा सकता था। यही कारण था कि आईएसआई ने उसे एलओसी के आसपास जाने से साफ मना कर दिया था। अरे भाईजान, आप तो लड़के वाले हैं, हमारे सबसे खास मेहमान हैं। अम्मी जान ने फैसला आपकी सलामती के लिए किया है, और वैसे भी वो दोनों मेरे सबसे पुराने वफादार हैं और बहुत अच्छे ड्राइवर भी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एतमाद रखें। ख्वाजा बार बार विश्वास दिलाता है तो काफी देर सोचने के बाद सीआरपीएफ का वो ऑफिसर आखिरकार मान ही जाता है। ठीक है भाईजान, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, अब हम छोटे नहीं बड़े फोन से बात करेंगे।
यहाँ पर छोटे फोन का मतलब मोबाइल और बड़े का मतलब सैटेलाइट फोन था। आखिरकार वो क्षण आ ही गया था। ख्वाजा के दो हट्टे कट्टे दैत्यकाय साथी एलओसी पर स्थित पीओके के मंडोले गांव की पोस्ट पर पहुंच चुके थे और पीओके की इस पोस्ट से भारत में पड़ने वाला सलोत्री गांव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ख्वाजा के इन दोनों गुर्गों में से एक ने अपनी आंखों पर बाइनोकुलर्स लगाए हुए थे और दूसरे ने अपने हाथों में 2 सैटेलाइट फोन्स लिए हुए थे। एक फोन सीआरपीएफ के गद्दारों से और दूसरा अपने बॉस से बात करने के लिए। पूंछ सेक्टर में भारतीय सीमा के अंदर पड़ने वाले सलोत्री गांव के पीछे से ताजे पानी का एक नाला गुजर रहा था और प्लान के अनुसार उन तीनों सीआरपीएफ ऑफिसर्स को ठीक 5 बजे तक इस नाले पर पहुंचना था। लेकिन घंटे की सुई अब 6 को छूने जा रही थी। सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी और ख्वाजा के उन गुर्गों के लिए एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा था। कमिंग टैंगो, चार्ली, कोई अपडेट? अपने घर के बेसमेंट में बैठा ख्वाजा पिछले 15 मिनट में 15 बार अपने आदमियों से सवाल पूछ चुका था। नहीं जनाब, अभी भी कहीं नहीं दिख रहा चार्ली। अपने मेड इन चाइना सैटेलाइट फोन के ऊपर बार बार ये सुन नवंबर के इस बर्फीले मौसम में भी ख्वाजा के पसीने छूटने लगते हैं। टैंगो, जरा गौर से देखें और वो अपने कोऑर्डिनेट दोबारा चेक करें। माजरत के साथ जनाब, लेकिन हम कोऑर्डिनेट 10 बार चेक कर चुके हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं वो। या अल्लाह, कहाँ मर गए तीनों? पूरा 1 घंटा लेट है, कोई अपडेट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं दिया। कमिंग टैंगो, चार्ली दिस साइड। हेलो, चार्ली बोल रहे हैं। हेलो। इससे पहले कि ख्वाजा को टेंशन के मारे हार्ट अटैक आता, फोन के ऊपर एक सीआरपीएफ ऑफिसर की आवाज सुनाई दे ही जाती है। चार्ली आ गया, ब्रावो, दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, तीनों चार्ली दिखाई दे रहे हैं, नाले के पास खड़े हैं। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। टैंगो, सब क्लियर है तो उनको सिग्नल दे दें और ताखिर ना करें। इधर ख्वाजा ये कहता है और उधर सैटेलाइट फोन पर उसके गुर्गे सीआरपीएफ ऑफिसर्स को ओके बोल देते हैं। ओके मिलते ही ये तीनों नीचे की तरफ अपनी कमर झुकाए एलओसी की तरफ बढ़ने लगते हैं और मंडोले गांव की पोस्ट पर बैठे पाकिस्तानी फौजी अपनी बाइनोकुलर्स से लगातार इनके ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। सलोत्री के नाले से अपनी यात्रा शुरू करने के कोई आधे घंटे बाद सीआरपीएफ के तीनों ऑफिसर्स एलओसी के पास पहुंच जाते हैं और चारों तरफ पसर चुके अंधेरे के बीच जैसे ही अपने चंद आखिरी कदम एलओसी की तरफ बढ़ाते हैं, एक भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट ने इन तीनों को स्पॉट कर लिया था और स्पॉट करते ही इन तीनों के ऊपर अपनी एलएमजी से फायरिंग ओपन कर दी थी। भारतीय साइड से फायरिंग ओपन होते ही मंडोले की पाकिस्तानी पोस्ट से तुरंत जवाबी फायरिंग के साथ साथ शेलिंग भी शुरू कर दी जाती है। ख्वाजा और आईएसआई से मिले आदेश के अनुसार इस पाकिस्तानी पोस्ट को कुछ भी करके सीआरपीएफ ऑफिसर्स को रुकने नहीं देना था और इस पोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी आर्टिलरी ठीक ऐसा ही कर रही थी। पाकिस्तानी साइड से मिल रहे इतने भीषण प्रत्युत्तर से भारतीय फायरिंग बहुत ज्यादा हल्की पड़ जाती है। भारतीय पोस्ट पर बैठे फौजी के लिए वैसे भी एलओसी से भारत में आने वाले घुसपैठिए ज्यादा महत्व रखते थे, उस पार जाने वाले भगोड़े नहीं। शायद इसी सोच के साथ ये भारतीय फौजी अपनी गोलियां वेस्ट ना करना ही ठीक समझता है। अपने देश, अपनी सरकार और अपने लोगों से गद्दारी कर ये सीआरपीएफ ऑफिसर्स आखिरकार पाकिस्तान की धरती पर आ ही गए थे। मंडोले गांव में प्रवेश करते ही इन तीनों को सबसे पहले ख्वाजा के आदमी नए कपड़े देते हैं और फिर इनके साथ अपनी गाड़ी में बैठ नीलम वैली के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां ख्वाजा इन तीनों का अत्यंत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात के कोई 9 बजे तक एलईटी के दोनों आतंकी अपने तीनों भारतीय मेहमानों को ले नीलम वैली स्थित ख्वाजा के घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही ख्वाजा खुद दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आता है और इन तीनों भारतीयों को कस के गले लगा लेता है। खुशामदीद, खुशामदीद भाईजान, भाई बहुत इंतजार करवाया आपने इस दिन के लिए, बहुत इंतजार करवाया। आइए आइए, अंदर आइए। इन तीनों के साथ वाकई लड़के वालों जैसा व्यवहार करते हुए ख्वाजा इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले जाता है। जाए जनाब, मुंह हाथ धो लें, तब तक मैं दस्तरखान वगैरह लगवाता हूँ। बिल्कुल भाईजान, जल्दी खाना लगवाइए, भूख के हमारे जान निकल रही है। सुबह से बस 2 ब्रेड खाई हुई हैं। ये कहने के बाद ख्वाजा के मेहमान बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और ख्वाजा अपने गुर्गों की ओर घूरने लगता है। हाँ भाई, आप भी खाना खा के जाएंगे? नहीं जनाब, आप खाएं, शुक्रिया। तो अपनी यहाँ क्यों खड़े हुए हैं भाई, निकलें, बहुत देर हो गई है। और हाँ, कल सुबह 10-11 बजे तक आ जाएं, बहुत सारे काम है कल। ठीक है जनाब, सलाम अलैकुम।
ये कहते हुए एलईडी के दोनों आतंकी अपने कमांडर को सलाम ठोकते हैं और चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद वो तीनों भारतीय ऑफिसर्स ख्वाजा के साथ उसके ड्राइंग रूम में गर्मा गर्म खाने के ऊपर जंगली कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। भाईजान, आप सब बहुत ज्यादा थक गए होंगे, अब थोड़ा आराम फरमाएं, बाकी बातें कल करेंगे। ख्वाजा ये कहता है तो इन तीन में से एक सीआरपीएफ ऑफिसर फटाक से उसे टोक देता है। अरे मियाँ साहब, आपकी मेहमान नवाजी ने हमारी सारी थकान फारिग कर दी है। कुछ जरूरी बातें थी जो अभी कर लेते हैं, फिर हम भी चैन की नींद सोएंगे और आप भी। अपने इन मेहमानों के जोर देने पर ख्वाजा अपनी पत्नी की तरफ एक इशारा करता है और फिर इन तीनों को ले अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है। और कोई आधे घंटे बाद ख्वाजा की पत्नी और बच्चे भी अपने अपने कमरों की लाइट बंद कर सोने के लिए लेट जाते हैं। अगले दिन यानी कि 4 नवंबर की सुबह ठीक 10:30 बजे ख्वाजा के दोनों गुर्गे उसके घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। सलाम अलैकुम भाभी जान, मियाँ भाई को बता दें हम आ गए हैं। इनमें से एक आदमी ये कहता है तो ख्वाजा की पत्नी उसे कुछ यूं घूरने लगती है जैसे मानो वो जापानीज बोल रहा हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो कल रात आपके पास नहीं आए क्या? ये सुनते ही ख्वाजा के दोनों गुर्गों की हवाइयां उड़ जाती हैं। हमारे पास क्यों आएंगे भाभी जान? क्या बोल के गए थे वो? रात को कोई 11 बजे मुझे उठा के बोले कि मैं मेहमानों के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे लगा आपके पास ही गए होंगे। क्या हुआ, कोई मसला हो गया क्या भाईजान? अरे नहीं नहीं भाभी जान, कोई मसला नहीं हुआ है, आप घबराएं ना। यहीं कहीं बैठे होंगे, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। अभी हम चलते हैं, सलाम। ये कहते ही एलईडी के दोनों आतंकी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और नीलम वैली से बाहर जाने वाली सड़क के ऊपर फुल स्पीड में ड्राइव करने लगते हैं। उसे गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए और तुम हरामखोर हमें अब बता रहे हो। ख्वाजा के गुर्गे से उसके गायब होने की खबर मिलते ही ख्वाजा का आईएसआई हैंडलर गुस्से के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जनाब, हमें लगा कि भाईजान इधर उधर कहीं चले गए होंगे, वो जाते रहते हैं, इसलिए हम पहले यहीं देख रहे थे। अच्छा, तो अपनी अम्मी जान के बिस्तर में देखा आपने? वहां तो नहीं था ना वो? मियाँ को बाहर ना जाने के सख्त ऑर्डर्स मिले हुए थे, और वैसे भी इतने स्पेशल मेहमानों के साथ वो आधी रात को बाहर क्या लेने जाएगा? नल्ली नहीं आ रही? दिमाग है तुम लोगों के पास या नहीं? जनाब, आप खुदा के लिए हमें एक आखिरी मौका दें, हम सुबह होने से पहले भाईजान और आपके मेहमानों को ढूंढ निकालेंगे। नहीं, माफ करें, कोई जरूरत नहीं है। और एक काम करें, आप दोनों अभी के अभी आप पारा के लिए निकल जाएं और सीधा मेरी नजरों के सामने ही आकर रुकें। उन चारों को तो अब हमारे लोग ही ढूंढेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस अपना मुंह बंद रखो और जल्दी यहाँ जाओ। इस कॉल के तुरंत बाद आईएसआई द्वारा पूरे पीओके में युद्ध स्तर का सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है और केवल कुछ ही घंटों के भीतर आईएसआई के एजेंट्स एलओसी के पास स्थित हर एक गांव की तलाशी लेना शुरू कर चुके होते हैं। पूरे 24 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी आईएसआई को 3 भारतीय ऑफिसर्स तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन एलओसी के पास एक गांव में ख्वाजा जरूर मिल जाता है। और जब ऐसा होता है तो आईएसआई के सामने एक नई समस्या आन खड़ी होती है। आईएसआई को ख्वाजा तो मिल गया था, लेकिन उसका सर नहीं। लगभग 24 घंटे तलाशी लेने के बाद आईएसआई को ख्वाजा का प्राणों से हीन शरीर बिना सर के अत्यंत बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला था। सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड नंबर 2 ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद, एलईटी का एक अत्यंत खूंखार कमांडर जिसकी हालत देख आज आईएसआई का क्रूर से क्रूर अफसर भी उल्टियां कर रहा था। चार नवंबर की सुबह ख्वाजा की पत्नी से बात करने के बाद उसके दोनों गुर्गे यहां से निकल जाते हैं और कोई आधे घंटे ड्राइव करने के बाद नीलम वैली से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक घर के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं। अत्यंत फुर्ती के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इस घर के दरवाजे पर 5 बार दस्तक देते हैं और कोई 2 मिनट बाद जब घर का दरवाजा खुलता है तो इस घर के अंदर से एजेंट विश्वा बाहर प्रकट होते हैं। ख्वाजा शाहिद के लिए एलईटी में काम करने वाले उसके दोनों साथी कोई और नहीं बल्कि एजेंट विश्वा के एसेट्स बिलाल और तौफीक थे।
ख्वाजा के दो सबसे पुराने वफादार, जिन्हें 2018 में एक मोटी रकम और टर्किश पासपोर्ट्स के बदले RNDW में भर्ती किया गया था। श्रीनगर से डिफेक्ट करके POK में आए CRPF के वो तीनों ऑफिसर्स भी कोई गद्दार नहीं, बल्कि RNDW के देशभक्त लेकिन अत्यंत खतरनाक एजेंट्स थे। भोले बाबा के भक्त 3 मलंग एजेंट, जिन्हें ISI को चकमा देने के लिए CRPF का कवर दिया गया था। अपनी जान हथेली पर रखकर POK में घुसने वाले इन तीनों एजेंट्स के कोड नेम थे एजेंट पृथ्वी, वायु और आकाश।